हेलो स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम आपके क्लास 8 साइंस के चैप्टर नंबर 18 पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, इस चैप्टर के कीवर्ड्स, एक्सरसाइजेस इनको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट कीवर्ड इज एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या होता है? एयर पोल्यूशन is the contamination of air by impurities which may have a harmful impact on the living organisms and the non-living components. एयर पोल्यूशन क्या है? हमारी जो एयर है एटमॉस्फेयर में, इसके अंदर जब इम्प्योरिटीज बढ़ जाती हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो बढ़ जाते हैं, तो क्या होता है, ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं हमारे ऊपर हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं। इसके अलावा जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, इनके ऊपर भी अपना एक हार्मफुल इम्पैक्ट डालते हैं। और इसी तरीके के पोल्यूशन को, जहां पर एयर कंटामिनेटेड रहती है, इसको हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। केमिकल कंटामिनेशन क्या है? पोल्यूशन इन एयर, वाटर और लैंड ड्यू टू एक्सेसिव और अनवांटेड केमिकल्स इज केमिकल कंटामिनेशन। देखिए, कंटामिनेशन क्या है? कंटामिनेशन किसी भी चीज में है तो वो उस चीज को पोल्यूट कर रही है, चाहे वो एयर हो, चाहे वाटर हो, चाहे लैंड हो। अब ये कंटामिनेशन अगर केमिकल की फॉर्म में है तो वो क्या कर रहा है, वो हमारी एयर को, वाटर को, लैंड को केमिकली कंटामिनेट कर रहा है। तो ऐसे कंटामिनेशन को हम केमिकल कंटामिनेशन बोलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? बहुत आजकल ये वर्ड हम सुनते हैं। ग्रेजुअल इंक्रीमेंट इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। जो हमारी अर्थ का एक टेम्परेचर है, अर्थ की एटमॉस्फेयर का एक एवरेज टेम्परेचर है। एवरेज टेम्परेचर मींस जो पूरे साल के टेम्परेचर का एवरेज निकाला जाता है उसको एवरेज टेम्परेचर बोलते हैं। ये धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ रहा है। ओके, इस टेम्परेचर की बढ़ने की वजह से ही क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग आ रही है। ठीक है, इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जहां पर ग्रेजुअली हमारे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? Greenhouse gases in the atmosphere trap heat radiation received by the sun. This effect is called the greenhouse effect. ग्रीन हाउस इफेक्ट वो इफेक्ट कहलाता है। इसमें होता क्या है कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस ऐसे हैं जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। इसमें हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, मेथेन है और भी गैसेस हैं। ये क्या करती हैं, जो सन से हमारे रेडिएशन के थ्रू हीट आ रही है वो रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है। ठीक है, अब इसको वापस जाने से ये गैसेस रोकती हैं, जिसकी वजह से हमारी अर्थ पर एक सर्टेन टेम्परेचर बना रहता है। और अर्थ पर जो हमारी लाइफ है, इसके लिए एक सर्टेन टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। अगर ये सारी गैसेस, ये सारी जो हीट है, ये वापस चली जाएगी तो हमारी अर्थ का टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाएगा। और अगर ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ गई, टेम्परेचर को ज्यादा रोकने लगी, तो क्या होगा, हमारे यहाँ ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है वो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से बढ़ रही है। तो ये गैसेस जो हैं, जो इस तरीके के टेम्परेचर को होल्ड करती हैं, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं, इन गैसेस की वजह से जो इफेक्ट आ रहा है ये टेम्परेचर रोकने का, इसी को इफेक्ट को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। Pollutants क्या हैं? Pollutants are substances that contaminate air, water and land. जो भी चीजें, जो भी सब्सटेंस ऐसे हैं जो हमारी एयर को, वाटर को या लैंड को कंटामिनेट कर रहे हैं, पल्यूट कर रहे हैं। ओके, एयर में अगर स्मोक ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब सब्सटेंसेस बढ़ गए, एशेज के कंटेंट्स बढ़ गए, सल्फर बढ़ गया, तो ये क्या है, ये पल्यूटेंट है। इसी तरीके से वाटर में कुछ मिनरल्स बढ़ गए, आर्सेनिक बढ़ गया। लैंड में आपने प्लास्टिक बैग्स और ये सब चीजें डाली, उसकी वजह से कंटामिनेशन हुआ। आपने बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर यूज किया, उसकी वजह से लैंड कंटामिनेट हो गई। तो ये सारे सब्सटेंसेस क्या कहलाते हैं? दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। पोर्टेबल वाटर क्या है? वाटर विच इज प्योरिफाइड एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग इज नोन एज पोर्टेबल वाटर। जो पानी प्योरिफाइड करके या पहले से ही फिल्टर्ड है, प्योरिफाइड है, फिट है पीने के लिए, उस पानी को हम पोर्टेबल वाटर बोलते हैं। ठीक है, पीने के लिए जो पानी फिट है उस पानी को ही पोर्टेबल वाटर बोला जाता है।
वाटर पोल्यूशन क्या है? वाटर पोल्यूशन इज द कंटामिनेशन ऑफ वाटर बाय सब्सटेंसेस हार्मफुल टू लाइफ। वाटर पोल्यूशन जब वाटर हमारा कंटामिनेट हो जाता है, पल्यूट हो जाता है ऐसे सब्सटेंसेस से जो हमारी लाइफ के लिए हार्मफुल है, ओके, तब हम उस वाटर को पोल्यूटेड वाटर बोलते हैं और इसी पोल्यूशन को हम वाटर पोल्यूशन बोलते हैं। कीवर्ड्स कंप्लीट हो गए, एक्सरसाइज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वाटर गेट्स कंटामिनेटेड? पानी जो है किन किन तरीकों से कंटामिनेट हो सकता है, पोल्यूटेड हो सकता है, चलिए देखते हैं। वाटर कैन गेट कंटामिनेटेड इन सेवरल वेज इंक्लूडिंग fertilizer, pesticides and weedicides from farms can seep into water sources। हमारे आजकल फील्ड्स में, खेतों में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स हैं, वीडिसाइड्स हैं, ये सब यूज हो रहे हैं। ये क्या होता है, ये लैंड के थ्रू धीरे धीरे सीप होकर के कहाँ पहुंच जाते हैं, हमारे ग्राउंड वाटर में, या अदर जो वाटर के सोर्सेज हैं, जैसे अगर आसपास कोई पॉन्ड है या रिवर है तो वहां तक भी ये पहुंच जाते हैं, तो इस वजह से वाटर कंटामिनेट होता है। फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज डिस्चार्ज हार्मफुल केमिकल्स इनटू वाटर बॉडीज। जो फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनमें बहुत सारा केमिकल वेस्ट निकलता है। ये केमिकल वेस्ट वो डायरेक्टली वाटर बॉडीज में डाल देते हैं, उस वजह से भी वाटर कंटामिनेट होता है। Improper disposal of sewage and wastewater can lead to the contamination of water resources। हमारे शहरों में क्या हो रहा है, इतना ज्यादा सीवेज बन रहा है, सीवेज के थ्रू जो वाटर है वो कहाँ जा रहा है और जो वेस्ट वाटर कहाँ जा रहा है, अगर बिना ट्रीट हुए वो डायरेक्ट किसी वाटर सोर्स में ऐड हो जा रहा है, किसी आसपास की नदी में गिराया जा रहा है, तो वो भी वाटर को कंटामिनेट कर रहा है। Household waste and chemicals such as cleaning agents can also contaminate water। हमारे घर में जितना पानी यूज होता है, इसमें हम जो वेस्ट वाटर निकालते हैं उसमें सबसे ज्यादा केमिकल्स होते हैं। हम घर में डिश वॉश करते हैं, खुद नहाते हैं, कपड़े धुलते हैं, सारा सोपी वाटर है, क्लीनिंग एजेंट्स उसमें ऐड हो रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे केमिकल्स ऐड हो जाते हैं, ठीक है, ये सब भी हमारे वाटर को कंटामिनेट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, एट एन इंडिविजुअल लेवल हाउ कैन यू हेल्प रिड्यूस एयर पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए आप अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट जो कर रही है। एट एन इंडिविजुअल लेवल देयर आर सेवरल वेज टू हेल्प रिड्यूस एयर पोल्यूशन। क्या क्या वेज हैं? रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन बाय यूजिंग एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेज एंड टर्निंग ऑफ लाइट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स व्हेन नॉट इन यूज। आप जो भी अपने घर में इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं, अप्लायंसेज यूज कर रहे हैं, एनर्जी एफिशिएंट हों, और आप जो है लाइट्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स का जितनी जरूरत है उतनी देर ही यूज करें, उसके बाद उसे ऑफ कर दें। उससे क्या होगा, आप एनर्जी कम कंज्यूम करेंगे और उस एनर्जी को बनाने के लिए, उस पावर को, उस इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए पावर प्लांट में जो कोल या अदर फॉसिल फ्यूल्स बर्न किए जा रहे हैं उनकी बर्निंग कम होगी, जिससे एयर पोल्यूशन कम हो सकता है। Using public transportation, carpooling, or biking instead of driving alone can significantly reduce air pollution from vehicles। एक बंदा अकेला अपनी कार से अपने ऑफिस जाता है और उसी कार में अगर 4 लोग बैठ करके या पूल करके कार से जाएंगे तो क्या होगा, जाहिर सी बात है जो व्हीकल्स के थ्रू पोल्यूशन हो रहा है वो कम होगा। ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं, ओके, जहां यूज हो, कम डिस्टेंस की दूरी हो वहां साइकिल यूज कर सकते हैं। We can plant trees and nurture the ones already present in the neighborhood। हम आस पड़ोस प्लांट लगा सकते हैं या जो प्लांट्स ऑलरेडी हैं उनकी देखभाल कर सकते हैं। Support clean energy sources such as solar and wind power to reduce the use of fossil fuels। हम अपने घर पे सोलर पैनल लगा सकते हैं जिससे हम सोलर के थ्रू एनर्जी जनरेट करें और फॉसिल फ्यूल्स का कम से कम इस्तेमाल होगा, जिससे एयर पोल्यूशन कम होगा। Stay informed about air pollution and its causes and educate others about the importance of reducing it। ये सबसे जरूरी है। एयर पोल्यूशन के बारे में हमें हमेशा इन्फॉर्म रहना चाहिए, इसके क्या कॉजेज हैं, और लोगों को भी जागरूक करना चाहिए कि वो भी ज्यादा से ज्यादा अपना अपने लेवल पे ये चीजें करें जिससे एयर पोल्यूशन रिड्यूस हो। क्वेश्चन नंबर 3, clear transparent water is always fit for drinking। कमेंट,
एकदम साफ देखने में, एकदम ट्रांसपेरेंट वाटर है, क्या पीने के लिए सही है? No, clear and transparent water is not always safe to drink. Contaminants such as chemicals and microorganisms can be present in water even if it appears clear and clean. कई बार देखने में पानी आपको एकदम साफ सुथरा दिखेगा, लेकिन वो पीने के लिए सही नहीं हो सकता है। बहुत सारे कंटामिनेंट्स ऐसे हैं, केमिकल ऐसे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो आपको उसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, बट वो वाटर को पल्यूट कर रहे हैं। Boiling water for at least 1 minute can kill most bacteria and parasites, but it may not remove chemicals or minerals. To ensure safe drinking water, it is recommended to use a reliable source such as a treated public water supply or a high quality water filtration system. देखिए, आपके क्वेश्चन का आंसर तो यहीं पे कंप्लीट हो गया। अगर आप इतना याद करके भी लिख देंगे, दैट इज सफिशिएंट। बस इसके आगे आप अगर इसको ऐड करते हैं, देन यू आर गेनिंग एक्स्ट्रा। ओके, क्या लिखना है आपको कि अगर वाटर को कम से कम 1 मिनट तक बॉयल करेंगे तो ये ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम बैक्टीरिया को किल कर देता है, पैरासाइट्स को, लेकिन बहुत सारे केमिकल्स को रिमूव नहीं कर सकते बॉइलिंग वाटर से। फिर केमिकल्स को रिमूव करने के लिए क्या है कि आप या तो रिलायबल सोर्सेज से जो वाटर आ रहा है, आपके यहाँ म्यूनिसिपल से जो वाटर आ रहा है जो फिल्टर्ड है ऑलरेडी, उसको यूज कर सकते हैं, या आपके हाई क्वालिटी वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम आजकल मार्केट में, उनको यूज कर सकते हैं, जिससे वाटर पीने के लिए आपके लिए सेफ हो। Question number 4. You are a member of the municipal body of your town. Make a list of measures that would help your town to ensure the supply of clean water to all its residents. आप अपने जो इस शहर में रह रहे हैं वहाँ के की जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसके एक मेंबर हैं, और आपको कुछ ऐसे मेजर्स लेने हैं जिससे आप ये इंश्योर कर सकें कि वहाँ के जितने लोग हैं उनको साफ पानी मिले। क्या क्या कर सकते हैं आप? As a member of the municipal body, the following measures could help ensure the supply of clean water to all residents in the town. क्या क्या होंगे? Regular testing of the water supply to monitor its quality. जो वाटर आपके एरिया में सप्लाई हो रहा है उसकी रेगुलर टेस्टिंग करवा सकते हैं, जिससे ये पता रहे कि वाटर की क्वालिटी कैसी है, कंटामिनेशन तो नहीं है उसमें। Regular maintenance and upgrades to the water treatment plants to ensure they are functioning effectively. आपके म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है उसका रेगुलरली मेंटेनेंस करवा सकते हैं, जिससे ये रहे कि जो पानी उससे आप ले रहे हैं वो हमेशा आपको बढ़िया क्वालिटी का मिले और आपके जो प्लांट हैं वो इफेक्टिवली वर्क करते रहें। Improving the sewage treatment system to prevent wastewater from contaminating the water supply. देखिए, दूसरा है कि वाटर को कंटामिनेट होने से बचाना भी है। आपने फिल्ट्रेशन सिस्टम की क्वालिटी चेक कर ली, उनको एफिशिएंट कर दिया, ये अच्छा है। अब सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम भी बेटर कर देंगे, जिससे वो वेस्ट वाटर जो है आपकी वाटर सप्लाई को कंटामिनेट नहीं करेगा, तो ये भी आपके लिए इंश्योर करेगा कि आप सप्लाई जो है क्लीन वाटर करेंगे। इसके अलावा क्या कर सकते हैं? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कंडक्टिंग पब्लिक एजुकेशन कैंपेन्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड वाटर कंजर्वेशन। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। पब्लिक को आपको जागरूक करना है, उनको एडुकेट करना है कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर उनके लिए कितना जरूरी है और वाटर कंजर्वेशन कितना जरूरी है, वाटर को वो कंटामिनेट ना करें। इससे क्या होगा? पब्लिक में अवेयरनेस बढ़ेगी और वाटर जो है वो मोस्टली क्लीन होगा। क्वेश्चन नंबर 5. एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन प्योर एंड पोल्यूटेड एयर। प्योर एयर और पोल्यूटेड एयर में क्या डिफरेंसेस हैं? Pure air is composed of nitrogen, oxygen, and a small amount of other gases and is typically odorless, clear, and colorless. प्लेन एयर जो सॉरी प्योर एयर क्या है? ये ऑर्डरलेस होती है, क्लियर होती है, कलरलेस होती है। ये तो आपको पता ही है कि मैक्सिमम उसमें नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, उसके अलावा अदर गैसेज हैं। और क्या चीज है? प्योर एयर इज सेफ फॉर लिविंग बींग्स एंड द इन्वायरमेंट। प्योर एयर जो है सबके लिए, लिविंग बींग के लिए सेफ है, इन्वायरमेंट के लिए अच्छी है। पोल्यूटेड एयर में क्या है? पोल्यूटेड एयर कंटेन्स हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक particular matters, carbon monoxide, sulfur dioxide, and nitrogen oxide.
पोल्यूटेड एयर में जो इस तरीके की गैसेस हैं, पर्टिकुलर मैटर्स हैं, ठीक है, ऐश है, डस्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये सब गैसेस जो हैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होती हैं। इट कैन हैव ए स्ट्रॉन्ग स्मेल एंड ए येलोइश और ब्राउनिश टिंट। ये जो है कई बार आप देखेंगे कि जहाँ पर ज़्यादा धुआं या धूल इस तरीके की होती है वहाँ उसकी स्मेल भी अलग ही होती है। उसका कलर आपको येलोइश दिखेगा या ब्राउन कलर की एयर दिखेगी। Polluted air is harmful for living being and the environment। ये जो लिविंग बीइंग है इवन environment के लिए भी polluted air अच्छी नहीं है। Question number 6, explain circumstances leading to acid rain। How does acid rain affect us? एसिड रेन किस वजह से होती है और एसिड रेन क्या इफेक्ट डालती है हमारे ऊपर? Acid rain is caused by the emission of sulfur dioxide and nitrogen oxide into the atmosphere, which react with the water vapor in the atmosphere to form sulfuric acid and nitric acid। सल्फर डाइऑक्साइड, ये दो वर्ड याद कर लीजिए, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ये क्या होते हैं? ये बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, उनके थ्रू एयर में मिक्स होते हैं, फैक्ट्रीज एमिट करती हैं। फिर ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है जब एटमॉस्फेयर में, क्या है, एटमॉस्फेयर में वाटर पार्टिकल्स हैं, आपको पता है वाटर वेपर्स हैं, उसके साथ जब मिक्स होती हैं तो कई बार रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रिक एसिड्स बना देते हैं। अब ये एसिड्स हैं, अब ये एसिड्स जब रेन की फॉर्म में नीचे आएंगे तो उसी को हम एसिड रेन बोलते हैं। एसिड रेन अफेक्ट्स द इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ इन सेवरल वेज। क्या क्या उससे हार्म्स हैं? एसिड रेन इज हार्मफुल टू सॉइल, वाटर, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सब के लिए हार्मफुल है, सॉइल के लिए, वाटर के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए। Acid rain can erode and damage stone and metal surfaces, including buildings and historical monuments। Acid rain से इवन stones, metal surfaces ये भी डैमेज होती हैं, पुरानी buildings हैं, historical monuments हैं, ये भी डैमेज होते हैं acid rain की वजह से। Acid rain can cause health problem in humans। humans में health problem भी होती है acid rains की वजह से। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन सी नहीं? देखते हैं क्या क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मेथेन एंड नाइट्रोजन। देखिए इसमें जो है सबसे ज्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस है? नाइट्रोजन, और ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी तीनों ग्रीन हाउस गैसेज हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन योर ओन वर्ड्स। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, इसके बारे में लिखना है। The greenhouse effect is a natural process that occurs when certain gases in the Earth's atmosphere, known as greenhouse gases, trap heat from the sun। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है एक नेचुरल प्रोसेस है। हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, कुछ गैसेस ऐसी हैं जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। ये क्या करती हैं, जो सन से हीट आ रही है इसको ट्रैप कर लेती हैं, मीन्स अर्थ से बाहर नहीं जाने देती। क्या होगा, हीट आएगी अर्थ पे, अर्थ से वापस बाहर की ओर जाने लगेगी स्पेस की तरफ। उस समय क्या करेंगी, ये गैसेस उस हीट को ट्रैप करती हैं और हमारे अर्थ का एक एवरेज टेम्परेचर मेंटेन रखती हैं, जो हमारी अर्थ पे लाइफ के लिए इसेंशियल है। These gases, such as carbon dioxide, water vapors, nitrous oxide, and methane, allow the sun's visible light and ultraviolet radiation to pass through and reach the Earth's surface। ये सारी गैसेस जो हैं क्या करती हैं, कौन कौन सी गैसेस हैं ग्रीन हाउस में? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मेथेन है। सन से जो लाइट और हीट आ रही है उनको पास होने देती हैं, अर्थ के सरफेस तक आएगी लाइट और हीट, बट दे ट्रैप द हीट दैट वुड अदरवाइज एस्केप इनटू द स्पेस। बट ये हीट को वापस स्पेस में नहीं जाने देती, उनको ट्रैप कर लेती है, ठीक है। दिस प्रोसेस वार्म्स द अर्थ, मेकिंग इट पॉसिबल फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट। इसी वजह से अर्थ पे सर्टेन टेम्परेचर मेंटेन रहता है और उसी की वजह से अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। ग्रीन हाउस गैसेस नुकसानदेह भी हैं। जब बढ़ रही हैं ग्रीन हाउस गैसेस तो उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। अब देखिए इसी को को रिलेट कीजिए, मीन्स ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं तो वो हीट ज्यादा ट्रैप करेंगी, हीट ज्यादा ट्रैप करेंगी तो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ेगा, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर्स पिघलने लगेंगे, सी का लेवल बढ़ेगा। ग्रीन हाउस गैसेस कम हो जाएंगी
तो अर्थ का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। फिर क्या होगा, धीरे धीरे लाइफ कम होने लगेगी। इस वजह से ग्रीन हाउस गैसेस का एक जो रेशियो है वो मेंटेन रहना चाहिए। ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए। Question number 9. Prepare a brief speech on global warming. You have to deliver the speech in your class. आपको अपने क्लास में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के एक स्पीच देनी है। आप कैसे लिखेंगे इसको, मैं यहाँ लिख के देता हूँ आपको। रिस्पेक्टेड टीचर एंड माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से शुरुआत करनी है आपको स्पीच की। Global warming is the gradual increase in the Earth's average surface temperature caused by increased level of greenhouse gases in the atmosphere. सबसे पहले तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है ये बता देना है। ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है अर्थ का सरफेस का टेम्परेचर, किस वजह से हो रहा है, ग्रीन हाउसेस गैसेस की वजह से। अब ऐसा क्यों है, ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स and deforestation have greatly contribution to the rise in greenhouse gases and global warming. जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, फॉसिल फ्यूल हम इतना जला रहे हैं, इस वजह से ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। The impact of global warming are far-reaching, including rising sea levels, intense heat waves, changes in precipitation patterns, and loss of biodiversity. अब ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट क्या क्या हैं, अगले सेंटेंस में ये बताना है हमको। इसकी वजह से सी लेवल्स बढ़ जा रहे हैं, हीट वेव्स बढ़ रही हैं, प्रेसिपिटेशंस के पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, कहीं पर बारिश कम हो रही है, कहीं ज्यादा हो रही है, बायोडाइवर्सिटी चेंज हो रही है, लॉस हो रहा है उसका। अब हमें क्या बोलना है, इट इज क्रूशियल दैट वी टेक इमीडिएट एक्शन टू रिड्यूस अवर ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड ट्रांजिशन टू क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। सबसे पहले आपने ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बता दिया, ग्लोबल वार्मिंग के किस वजह से हो रहा है ये बता दिया, उसकी क्या क्या इफेक्ट हैं ये बता दिया। अब आपको इसके क्या क्या एक्शंस लेने हैं, इसके लिए क्या करना है, हमें रिन्यूएबल एनर्जी पे जाना है, फॉसिल फ्यूल्स को कम करना है। ओके, and last and closing statement is let us together, let us work together to create a sustainable future for ourselves and future generations. Thank you. चलिए हम सब मिल करके एक सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए, अपने लिए, फ्यूचर की जनरेशन के लिए कुछ ऐसा करें जिससे हम ग्लोबल वार्मिंग के को जो है उसके इम्पैक्ट को कम कर सके। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब द थ्रेट टू द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल। ताजमहल की ब्यूटी को क्या क्या थ्रेट है बताइए। ताजमहल, a world famous landmark, faces threats mainly from air and water pollution. एयर और वाटर पोल्यूशन की वजह से ताजमहल को बहुत थ्रेट है। इसके अलावा बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, उससे भी थ्रेट है। एयर पोल्यूशन इज कॉजिंग डिकलरेशन एंड येलोइश द मॉन्यूमेंट्स व्हाइट मार्बल सरफेस। एयर पोल्यूशन की वजह से क्या होता है, जो आपको पता है कि हमारा ताजमहल व्हाइट मार्बल से बना हुआ है, धीरे धीरे उसका कलर जो है डल होता जा रहा है, वो येलोइश होता जा रहा है। ये सब एयर पोल्यूशन की वजह से हो रहा है। और वाटर पोल्यूशन से क्या हो रहा है, द यमुना रिवर which runs close to the Taj Mahal has been severely polluted by industries and domestic waste, which is affecting the monument's foundation and causing cracks in the walls. ताजमहल के जस्ट पीछे जो है यमुना रिवर है। यमुना रिवर का पानी इंडस्ट्रीज की वजह से, डोमेस्टिक वेस्ट की वजह से बहुत ज्यादा पॉल्यूट हो गया है। अब ये वाटर जो है मॉन्यूमेंट्स के पास से होकर के गुजरता है, तो इसकी वजह से मॉन्यूमेंट्स की फाउंडेशन में प्रॉब्लम आ रही है, उसकी वॉल्स में क्रैक्स आ रहे हैं। तो ये सारे चीजें जो है वाटर जो पोल्यूशन है वो ताजमहल को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसकी ब्यूटी के लिए थ्रेट है। ओके, Question number 11. Why does the increased level of nutrients in the water affect the survival of aquatic organisms? अगर वाटर के अंदर न्यूट्रिएंट्स का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल पे इफेक्ट पड़ता है। क्यों? The increased level of nutrients in the water can have a negative impact on the survival of aquatic organism. क्यों नेगेटिव इम्पैक्ट है भाई? This is because the excess nutrients promote the growth of algae and other aquatic plants. न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा हैं वाटर में, तो वहाँ एल्गी बहुत ज्यादा डेवलप होगी, अदर एक्वेटिक प्लांट्स भी बहुत डेवलप होंगे। आपने बहुत सारे पॉन्ड्स देखे होंगे, पूरे ग्रीनिश दिखाई देंगे, बहुत एल्गी है।
तो वहां क्या है, वहां फिश या अदर ऑर्गेनिजम्स आपको नहीं मिलेंगे उस पॉन्ड में। क्यों? Once these algae die, they serve as food for decomposers like bacteria. A lot of oxygen in the water body gets used up. This results in a decrease in the oxygen level, which may kill aquatic organisms. ये एल्गी या जो वाटर के एक्वेटिक प्लांट्स हैं, एक तो अगर बहुत ज्यादा ग्रोथ है तो वो ज्यादा से ज्यादा उसकी ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे हैं। उसके बाद जब ये एल्गी डाई करती हैं तो उसके अंदर जो वाटर में डिकम्पोजर्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, वो उसको डिकम्पोज करते हैं और वाटर के अंदर जितनी ऑक्सीजन है उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। इस वजह से उस वाटर के अंदर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है। और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। इस वजह से एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स वहां ग्रो नहीं कर पाते हैं। यही वजह है कि न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते हैं जब वाटर बॉडीज में, तो वो वहां भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर पाते हैं। ओके, चलिए ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।